गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्क डन ड्यूरिंग क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्या होता है? ऑलमोस्ट रेस्ट इन प्रोसेस। ऐसा प्रोसेस जो अत्यंत धीमी गति से संपन्न होता है उसे हम कहते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। अब देखिए, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस जो है वो क्लोज सिस्टम के लिए हम यूज़ करते हैं। देखिए, हमने एक पिस्टन लिया हुआ है, ठीक है। एक ये पिस्टन है, सॉरी, ये है सिलेंडर, ठीक है। और गैस प्रेशर के कारण ये पिस्टन यहाँ से लेके यहाँ तक मूव हुआ, तो इस डिस्टेंस को हमने माना dx। d का मतलब क्या है? डिफरेंस। d का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, और d का मतलब होता है स्मॉल भी मान सकते हैं हम। तो ये छोटा डिस्टेंस है इसलिए इसको dx मान रहे हैं, और टोटल पिस्टन का लेंथ हम क्या मान रहे हैं? x मान रहे हैं, ठीक है। तो स्मॉल डिस्टेंस इसने कितना तय किया? dx तय किया। अब देखिए, वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। जब तक डिस्टेंस कवर नहीं होता है किसी भी प्रोसेस में, तब तक अपन वर्क डन क्या मानते हैं? जीरो मानते हैं, ठीक है। तो पिस्टन यहाँ से यहाँ तक मूव हुआ, इसका मतलब वर्क डन हुआ है, ठीक है। अब ये क्या है? एक क्लोज सिस्टम है, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, मास ट्रांसफर नहीं होता है, मास वहीं का वहीं होता है। देखिए, अब इसका वर्क डन का जो फॉर्मूला वो देखते हैं। 5 नंबर में क्वेश्चन आता है यूनिवर्सिटी के एग्जाम में कि वो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्या है, और इसके वर्क डन के लिए फॉर्मूला बनाइए। सपोज गैस प्रेशर जो है सिलेंडर के अंदर वो है P। हम जानते हैं प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। ये प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। मैकेनिक्स में मैंने आपको इस चीज़ को पढ़ाया था। यूनिट क्या हो जाएगा? फोर्स का यूनिट न्यूटन, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, तो यूनिट हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इस फार्मूले के हिसाब से फोर्स क्या हो जाएगा? प्रेशर इंटू एरिया, ठीक है। प्रेशर इंटू एरिया बन जाएगा फोर्स। देखिए, dx क्या है? डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू पिस्टन फोर्स। पिस्टन में लगने वाले फोर्स के कारण होने वाला विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, ठीक है। तो फोर्स की जगह में हमने क्या रख दिया? P इंटू ए रख दिया। डिस्टेंस हमारा dx हो गया, ठीक है। तो अब देखिए, dx जो है स्मॉल डिस्टेंस हुआ, एरिया जो है वो मीटर स्क्वायर होता है एरिया, ठीक है। और इसका यूनिट हो गया, डिस्टेंस का यूनिट हो गया मीटर। तो ये दोनों यूनिट को अगर हम लोग इंटू करते हैं तो हमको यूनिट मिलता है मीटर क्यूब। मीटर क्यूब किसका यूनिट होता है? ये वॉल्यूम का यूनिट होता है। तो हम इन एरिया इंटू जो भी लेंथ है उसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम। अब सिंपल वी नहीं लिख सकते थे, टोटल वॉल्यूम नहीं लिख सकते थे, ये क्या है? स्मॉल वॉल्यूम है, क्योंकि इसमें dx जो है स्मॉल डिस्टेंस है, ठीक है। तो हमको मिल गया वर्क इज इक्वल टू P इंटू डी। अब देखिए, ये एक सिंपल सा एक फंडा होता है कि हम क्या करते हैं? छोटे से एरिया को पकड़ के उसमें एनालिसिस करते हैं, बाद में उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, समाकलन कर देते हैं लिमिट लगा के। इससे हम कितनी भी बड़ी आकृति या ऑब्जेक्ट का एनालिसिस कर सकते हैं। सपोज वॉल्यूम जो है वो मानते हैं अपन V1 से लेके V2 तक ट्रांसफर हो रहा है। पहले जो वॉल्यूम था V1 था, V2 है। तो PdV मतलब डिफ्रेंशिएशन जो होगा वो किस में होगा, या इंटीग्रेशन जो होगा वो v के टर्म्स में होगा। वॉल्यूम का लिमिट्स क्या है? 1 से 2 है, तो लिमिट्स लगा दिया हमने 1 से 2। अब यही जो है PdV 1 to 2, यही है क्लोज सिस्टम वर्क या फिर वर्क डन ड्यूरिंग क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। P बाहर आ गया, जब कुछ नहीं होता है अंदर में तो dV जो है वो उसका इंटीग्रेशन हो गया v, और 1 to 2 लिमिट लगा दिया हमने, तो ये हो गया PV2 माइनस V1। तो ये है क्वासी स्टैटिक वर्क डन का फॉर्मूला, ठीक है। इसको आप लोग पढ़िएगा। फिर देखते हैं हम आइडल गैस इक्वेशन या आदर्श गैस समीकरण। हम काफ़ी समय पहले से पढ़ते आ रहे हैं आदर्श गैस समीकरण को, ठीक है। पर फिर से एक बार आपको रिमाइंड कराते हैं। अ परफेक्ट और आइडियल गैस इज डिफाइंड एज द गैस विच फॉलोज ओबेज ऑल द गैस लॉज इन ऑल टेम्परेचर और प्रेशर, ठीक। आइडल गैस उसे कहते हैं जो सभी तापमानों और सभी दाबों में, इन ऑल टेम्परेचर और प्रेशर, विच फॉलोज द गैस लॉ, ठीक है। सभी तापमानों और दाबों में वह गैस जो गैस समीकरण का पूर्णतः पालन करती है उसे ही हम कहते हैं आदर्श गैस समीकरण। एग्जाम्पल देखते हैं। प्रैक्टिकली नो गैस इन अर्थ इज आइडल गैस बट एयर इज कंसिडर्ड एज आइडल गैस। देखिए, ऐसा कोई भी गैस नहीं है अर्थ में जिसको हम आइडल गैस की तरह ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत
वेरिएशन आ ही जाता है। लेकिन एयर जो होता है, जो हम सांस लेते हैं, उसको हम ट्रीट करते हैं क्या, एज अ आइडियल गैस ट्रीट करते हैं। हमने इक्वेशन पढ़ा है पी वी इक्वल टू एम आर टी पहले, जहाँ पर एन अगर देखिए नंबर ऑफ मोल्स, वो होता है मास अपॉन मॉलिकुलर वेट, एम बाई एम के बराबर होता है। एम की जगह हम इसको क्या लिख सकते हैं, एन इंटू एम लिख सकते हैं, ठीक है। ये मास यहाँ रहेगा, एम इधर आ गया, एन इंटू एम मास हो गया। सो फ्रॉम पी वी इक्वल टू एम आर टी जो है, तो एम की जगह में हम क्या रख सकते हैं, एन एम रख सकते हैं, ठीक है। अब एम क्या है, मॉलिकुलर वेट है। आर है आर जो है यहाँ पर वो है गैस कांस्टेंट है, ठीक है। अब ये दोनों कांस्टेंट है, मॉलिकुलर वेट भी नहीं चेंज हो रहा है और ये भी नहीं चेंज हो रहा है, तो इन दोनों को एक नया कांस्टेंट माने हैं आर बार, जिसको बोलते हैं हम यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और पुराने वाले आर को हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। तो इसको हम आर बार से डिनोट करते हैं। तो अब हमारा इक्वेशन हो गया पी वी इक्वल टू एन बार टी। अब देखिए पी वी इक्वल टू एम आर टी एक फार्मूला आपने पहले पढ़ा था, एन बार टी भी हो गया, और इसको एन एम आर टी भी लिख सकते हैं। तो ये इन तीनों में से कुछ भी आपको मिल सकता है, ठीक है। ये सारे टर्म्स क्या हैं, सेम ही हैं, और सबसे ज़्यादा फेमस है पी वी इक्वल टू एम आर टी फेमस है, ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन के हिसाब से। तो आप इसको याद करिए, पी वी इक्वल टू एम आर टी, जहाँ पर गैस कांस्टेंट का वैल्यू आप लेंगे 0.287। तो किसी भी गैस में इसको, जहाँ पर भी एयर हो वहाँ पर इसको यूज़ करना है, किसी भी गैस में मत यूज़ कीजिएगा। तो जहाँ पर भी एयर है वहाँ पर एयर का प्रेशर, एयर का वॉल्यूम, एयर का टेम्परेचर, ये तीन चीज़ें अगर पता है तो ठीक है, नहीं भी पता हुआ है तो इसके अलावा मास अगर एयर का पता है तो उसमें आर का वैल्यू हमको याद रखना है 0.287। इस इक्वेशन के थ्रू हम कोई भी एक टर्म्स पी वी या टी को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए बॉयल्स का नियम। बॉयल्स का नियम क्या है, द एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ परफेक्ट गैस वेरीज इन्वर्सनल टू इट्स वॉल्यूम, ठीक है। मतलब P इज प्रोपोर्शनल टू 1/V, कि गैस का प्रेशर जो होता है, बॉयल्स लॉ ये बोल रहा है कि स्थिर ताप पर, जब तापमान स्थिर हो तब आदर्श गैस का या एयर का जो वॉल्यूम होता है वो उसके दाब से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर वॉल्यूम कम होगा तो दाब बढ़ेगा, दाब कम होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। अब इस इक्वेशन को एक दूसरे तरीके से देखते हैं। वी को अगर यहाँ ले जाएं, या फिर हाँ वी को अगर यहाँ ले जाएं तो यहाँ कुछ नहीं बचता है, प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा। तो पीवी का जो रेशियो है, प्रेशर इनटू वॉल्यूम का जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहता है। तो P1V1 इक्वल टू P2V2 लिख सकते हैं, क्योंकि पीवी का रेशियो जो कांस्टेंट है, वो किसी भी पॉइंट पे देखेंगे तो वहाँ पे जो भी प्रेशर वॉल्यूम होगा उन दोनों का इंटू किसी दूसरे पॉइंट पे प्रेशर वॉल्यूम जो होगा उन दोनों का इंटू, ये टर्म्स हमेशा कांस्टेंट होगा। तो इस इक्वेशन से हम ये भी पता लगा सकते हैं कि P1/P2 जो होगा वो वॉल्यूम्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, V2/V1 के बराबर होगा। नेक्स्ट है चार्ल्स का नियम। चार्ल्स का नियम स्थिर दाब पे बात करता है कि किसी भी आइडल गैस का जो वॉल्यूम होता है वो उसके तापमान के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है मतलब V इज प्रोपोर्शनल टू T। इसका मतलब है V1 इक्वल टू T1, ठीक है, सिंपल सा है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं V1/V2 इक्वल टू T1/T2 भी लिख के यूज़ किया जा सकता है, ठीक। नेक्स्ट हम आते हैं, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये एक्चुअल में ये सेकेंड यूनिट का टॉपिक है, परंतु फर्स्ट यूनिट में वर्क हम पढ़ रहे हैं तो अब वर्क को पहले ही पढ़ लेते हैं ताकि सेकेंड यूनिट में हमको दिक्कत ना हो, हम पहले ही इन चीज़ों को पढ़ लेते हैं। वैसे भी हमें बेसिक्स पढ़ना ही है। देखिए वर्क ट्रांसफ़र कार्य क्या होता है, कार्य को डेल डब्ल्यू से शो किए, क्योंकि ये पाथ के ऊपर डिपेंड करता है, किस पाथ से होके गुजरा है उसके अनुसार वर्क का वैल्यू होता है। वर्क इज सेड टू बी डन बाय द सिस्टम इफ द सोल इफेक्ट ऑन थिंग्स एक्सटर्नल टू द सिस्टम कैन बी रिड्यूस कन्वर्टेड टू रेजिंग ऑफ वेट्स may not be raised। मतलब है कि वर्क इज सेड टू बी डन बाय द सिस्टम, मतलब डन बाय द सिस्टम, मतलब सिस्टम जब वर्क कब हो रहा है बोलते हैं, जब सिस्टम हमको कार्य करके दे रहा है। जैसे कि अगर आपका बाइक है, ठीक है, अगर वो खुद बाइक अगर को हमको धक्का मारना पड़ रहा है तो हमको सिस्टम में काम करना पड़ रहा है, तो हमको वर्क नहीं मिल रहा है, वर्क हमको देना पड़ रहा है। तो वर्क का मतलब होता है वर्क आउटपुट, वर्क इनपुट में हमको वर्क देना पड़ेगा। तो बाय द सिस्टम मतलब सिस्टम काम करके दे रहा है, ऑन द सिस्टम मतलब जब सिस्टम पे काम करना पड़ रहा है। तो वर्क कब मानते हैं हम आउटपुट, जब सिस्टम हमको काम करके देता है। इफ द सोल इफेक्ट ऑन थिंग्स एक्सटर्नल टू द सिस्टम कैन बी रिड्यूस टू रेजिंग ऑफ वेट्स। ये एक बाउंड्री फिनोमिना है, तो जो भी सिस्टम होगा उसके बाहर
टोटल इफर्ट जो होगा उस सिस्टम का वो वेट उठाने वाला होना चाहिए या फिर ऐसा लगना चाहिए कि वेट उठ रहा है, ठीक है। और सिंपल सा इसका एक वर्क का एक फार्मूला हम पहले भी पढ़ चुके हैं, W इक्वल टू एफ डी, एफ मतलब फोर्स, डी मतलब डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का यूनिट न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है मीटर, न्यूटन मीटर को हम शॉर्ट में लिख सकते हैं क्या, जूल, ठीक। अब देखिए इसको इस एग्जांपल से समझिए कि ये हमारा एक सिस्टम है, सपोज ये बैटरी है, बैटरी से कनेक्ट है मोटर और मोटर से कनेक्ट है क्या, लोड, वेट। बैटरी से मोटर को पावर गया, मोटर ने घूमा, मोटर घूमा तो वेट ऊपर आया। तो ये माना हमने एक सिस्टम। अब सोल इफेक्ट एक्सटर्नल टू द सिस्टम, मतलब बाउंड्री जो है या जो सिस्टम है इसके बाहर का टोटल इफर्ट जो होना चाहिए वो वेट को उठाने के बराबर होना चाहिए या ऐसा लगना चाहिए कि वेट उठ रहा है, तो उसको ही कहा गया मैकेनिकल वर्क ट्रांसफर। अब सपोज इसी सिस्टम में ये जो वेट उठ रहा है जरूरी नहीं है कि वेट उठे, ठीक है, इट में भी होना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि वेट उठ रहा है। सपोज यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, फैन लगा दिया। अब मोटर घूमेगा तो क्या होगा, फैन भी घूमेगा। अब हमारा सिस्टम अगर सिर्फ बैटरी है तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रिकल वर्क ट्रांसफर। अभी यहाँ देखिए बैटरी मोटर सब हैं, हीट वर्क कहाँ से ट्रांसफर हो रहा है, मोटर से ट्रांसफर हो रहा है, तो इसलिए इसको बोल दिया मैकेनिकल या सॉफ्ट वर्क ट्रांसफर। अब देखिए इसी सिस्टम को हमने क्या कर दिया, पूरे को हमने मान लिया सिस्टम। अब सारी चीज़ें वही हैं पर इसको मान लिया हमने पूरा का पूरा सिस्टम। तो इस कंडीशन में क्या होगा, नो वर्क ट्रांसफर। क्यों, क्योंकि सिस्टम के अंदर ही काम हो रहा है। जब तक सिस्टम के बाहर वर्क ट्रांसफर नहीं होगा तब तक हम नहीं बोलेंगे कि वर्क ट्रांसफर हुआ है। तो इस चीज़ को आपको रखना है, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए अंडरलाइन करके मैंने लिखा है एक्सटर्नल टू द सिस्टम, सिस्टम के बाहर, ठीक है। अगर इनसाइड द सिस्टम जो भी हो रहा है वो उसको हम वर्क ट्रांसफर नहीं काउंट करेंगे। वर्क ट्रांसफर अकर्स व्हेन इट क्रॉसेज द बाउंड्री एंड हैंस वर्क ट्रांसफर इज अ बाउंड्री फिनोमिना। इसका मीनिंग ये हो रहा है कि जब तक ये बाउंड्री क्रॉस नहीं होगा तब तक हम ये नहीं बोलेंगे कि वर्क ट्रांसफर हुआ है। हम तभी बोलेंगे वर्क ट्रांसफर हुआ है जब ये बाउंड्री क्रॉस करे। इसीलिए ये क्या है, एक बाउंड्री फिनोमिना है, साथ ही साथ ये एक पाथ फंक्शन भी है। और जो बाउंड्री फिनोमिना होते हैं, पाथ फंक्शन होते हैं, उनके सामने हम डी नहीं लगाते, उनके सामने हम डेल लगाते हैं, इसीलिए इसको लिखा गया है डेल डब्लू। हीट भी सेम ऐसा ही है, वर्क और हीट को आप दोनों जुड़वा भाई के जैसा मानो, क्योंकि ये दोनों ही बाउंड्री फिनोमिना है, दोनों में ही वर्क ट्रांसफर होता है। तो हीट और वर्क जो है वो क्या है, दोनों ही पाथ फंक्शंस हैं। इन दोनों में ही हम क्या यूज़ करेंगे, डेल यूज़ करेंगे, डी नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है। बाकी एनर्जीज में हम डी यूज़ करेंगे क्योंकि वो पॉइंट फंक्शंस होते हैं। अब देखिए साइन कन्वेंशंस देख लेते हैं। सिस्टम, अगर सिस्टम से बाहर वर्क जा रहा है तो पॉजिटिव, सिस्टम में वर्क आ रहा है तो नेगेटिव, ठीक है। अब देखिए गैस प्रेशर है, अगर ये ऊपर जा रहा है तो वर्क डन बाय द सिस्टम, वेट इज लिफ्टेड, देन इट इज पॉजिटिव वर्क, तब हम कहेंगे कि हमको वर्क आउटपुट मिला है। अगर ये नीचे आ रहा है तो तब उस केस में क्या हो जाएगा, इसको मानेंगे हम नेगेटिव वर्क है। तो ये है वर्क ट्रांसफर का फंडा, ठीक है स्टूडेंट्स। आज की क्लासेस यहीं तक और इस वीडियो में यहीं तक है, फिर आगे के जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। थैंक यू।